नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वक्तव्य हरियाणा से आया क्योंकि हरियाणा में चुनाव पीक पे है। महाराष्ट्र में तो रोज घमासान हो ही रहा है। घमासान तो हर राज्य में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। कोई लोग जेल में रह के भी घमासान करते, जेल के बाहर आने के बाद भी घमासान करते। लेकिन मतलब मैं ये कहूं कि 2014 के बाद से इस देश में राजनीति 24/7 हो रही है। ऐसा माहौल पहले कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे माहौल में यदि हरियाणा में चुनाव हो, और हरियाणा एक महत्वपूर्ण राज्य है, मैंने कहा कि ये 10 सीटें महत्व की नहीं। हरियाणा एक बफर ज़ोन है, पंजाब और दिल्ली के बीच। यदि हरियाणा विपक्ष के हाथ में जाता है, तो आए दिन दिल्ली घिरी रहेगी, ये भी उतना सच है। एक तरफ यूपी, एक तरफ हरियाणा, दोनों के बीच में दिल्ली फँसी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ तो रास्ता रोक के बैठे रहते हैं। हरियाणा ने भी सिंधु बॉर्डर पे ही सब ब्लॉक कर दिया। आप सोच सकते हैं कि यदि सिंधु बॉर्डर पे ये ब्लॉक नहीं होते, तो आज दिल्ली का क्या होता? वो भी चाहते हैं कि विपक्ष यदि कल कोई प्रदर्शन करना चाहे, तो जो मैन पावर सप्लाई है, वो हरियाणा से होता है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। हरियाणा हाथ से जाना, ये बीजेपी के लिए लॉजिस्टिकली ठीक नहीं। इसलिए बीजेपी हरियाणा में सारे घोड़े खोल के बैठी है। 10 लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से 5 उनके पास मिली। वर्तमान में सत्ता में है, भले ही जुगाड़ तोड़ करके सत्ता थी, जो बाकी राज्यों में जैसा होता है उधार के सिंदूर पे, लेकिन फिर भी सत्ता तो 5 साल उन्होंने निभाई। एंटी इनकम्बेंसी भी है। ये काटने के लिए उन्होंने पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, नया मुख्यमंत्री लाया, पिछड़े समाज से लाया। लेकिन यदि उम्मीदवार में दम नहीं, तो क्या करेंगे? वो मुख्यमंत्री भी हास्यास्पद हो गए हैं, तो उन्हें यही पता नहीं होता कि चुनाव कब है। जब इलेक्शन कमीशन चुनाव की मीटिंग ले रहा था और ये कहा गया कि साहब आज शायद चुनाव डिक्लेयर होंगे हरियाणा के, तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, मगर बगैर मुझे इन्फॉर्म किए कैसा कर सकते हैं? और शाम को चुनाव की घोषणा हुई। वो जिस सीट से लड़ना चाहते हैं, उसके कहीं और का नाम आ जाता है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री की दयनीय स्थिति है। और बाय एंड लार्ज जहाँ-जहाँ भाजपा शासित राज्य है या एनडीए की गवर्नमेंट है, जहाँ बिहार छोड़ के, बाकी सभी जगह मुख्यमंत्रियों की स्थिति सैनी साहब जैसी है, सब रबर स्टैंप है। फिर आप छत्तीसगढ़ कहो, मध्य प्रदेश कहो, महाराष्ट्र कहो, गुजरात कहो, फिर उत्तराखंड कहो, आसाम कहो, सभी जगह योगी एक उसमें अपवाद है। लेकिन जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी और चुनाव की सरगर्मियाँ चल रही थी, तब राव इंद्रजीत सिंह जी ने एक जगह स्टेटमेंट देते हुए कहा कि अब इस बार जो मुख्यमंत्री पद है, वो हमें मिलना चाहिए, यानी दक्षिण हरियाणा को मिलना चाहिए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के भरोसे 2014 और 19 में हरियाणा ने सरकार बनाई बीजेपी, और हमेशा मुख्यमंत्री दूसरी जगह से होता है। और तभी उनके इस वक्तव्य के बाद तुरंत अमित शाह जी ने जाके हरियाणा में एक रैली में ये घोषणा की कि अगले चुनाव, मतलब चुनाव जो है, वो सैनी साहब के नेतृत्व में लड़े जाएँगे और मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। तो अब लगा कि अब मुख्यमंत्री की दावेदारी खत्म हो गई। लेकिन फिर एक वक्तव्य आता है जो मैं एक्स-रे के नीचे लेता हूँ, और वो वक्तव्य है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, बहुत सीनियर नेता हैं, 7वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं। अंबाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले कॉलेज के ज़माने से राजनीति में थे, उसके बाद में एबीवीपी जॉइन की। एबीवीपी में भी उन्होंने महामंत्री पद तक गए। उसके बाद पहला चुनाव जो लड़ा अंबाला कैंट से, वो निर्दलीय के तौर पे लड़ा, जीत गए। और उसके बाद लगातार 6 बार, मतलब 5 बार उसके बाद वो चुनाव लड़े, जीते बीजेपी के टिकट पर, और आज 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि विज साहब आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपको मुख्यमंत्री पद माँगना चाहिए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ कोई नहीं होगा शायद बीजेपी में। और ऐसे में यदि मैं सीएम पद का दावा करता हूँ, आगे हाईकमान जो फैसला लेगा वो सर आँखों पे। लेकिन हरियाणा में कम से कम मैं तो सीएम बनना चाहूँगा, और मैं अपना क्लेम अभी से
बताता हूँ। दूसरी बात, जो सैनी साहब है, वो भी लगे हुए हैं कि वो मुख्यमंत्री है। तीसरी बात, राव वीरेंद्र सिंह जो है, वो भी लगातार मुख्यमंत्री हम हमारा होना चाहिए, और हमने इतने दिनों के बाद यदि हमको अभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो फिर कब बनेंगे? क्योंकि रेवाड़ी में उन्होंने कहा था कि 2014 और 19 में सिर्फ सरकार बनी है तो दक्षिण हरियाणा की तरफ से, लेकिन दक्षिण हरियाणा को अहिरों को कभी मौका नहीं मिलता। कब तक ये जाटों और दलितों के बीच में राजनीति चलती जाएगी? बाकी लोगों को भी देना चाहिए। और जब ये नए-नए नाम आ रहे हैं और जब सारी चीज़ें आ रही हैं और जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे इसमें विद्रोह कम एक राजनीतिक प्लानिंग दिखाई देती है। वो एक चाल है। और मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, तो मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़ी लिस्ट थी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। उन्हें लगा था कि कहीं ऐसी सरकार फँस गई तो शायद मुझे फिर रिपीट कर सकते हैं, इसलिए पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। नरेंद्र सिंह तोमर, बड़ा नाम था, उन्हें विधायक का चुनाव लड़ने के लिए भेजा। उनको विश्वास था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ही मुझे भेजा। प्रहलाद पटेल ओबीसी के बड़े नेता थे। उन्हें केंद्र में मंत्री होते हुए भी वहाँ पे चुनाव लड़वाया। तोमर भी केंद्र में मंत्री थे। उन्हें भी कहीं न कहीं लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद पे मैं ही हूँ। कैलाश विजयवर्गीय तो बेचारे कई सालों से सूट सिलवा के बैठे हैं। उन्हें लगा कोई नहीं तो मालवा में इस बार मेरा ही नंबर लगने वाला है। रीता पाठक पहली शायद महिला मुख्यमंत्री बनने को तैयार थी। फग्गन सिंह कुलस्ते, वो आदिवासी थे, उन्हें लगा कि मुझे मंत्री पद से यदि चुनाव लड़वाया जा रहा है विधायक का, तो मुझे भी मुख्यमंत्री पद बनाया जाएगा। वीडी शर्मा अमित शाह जी के बड़े क्लोज थे, ब्राह्मण लॉबी का नेतृत्व करते थे, गृह मंत्री थे। उन्होंने भी एक महाराज के दरबार में से दर्शन करने के बाद कहा कि महाराज जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है, वो भी लाइन में थे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए, तो ऐसा एक नाम आया मोहनलाल यादव का, जिनको बेचारों को टिकट के लाले थे। चुनाव जीतना मुश्किल था। चुनाव जीतने के बाद वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं था, लेकिन वो सीधा मुख्यमंत्री बन गए। ये लेकिन हुआ क्या? नरेंद्र सिंह के तोमर के क्षेत्र में लोगों ने तोमर जी को पूरा साथ दिया बीजेपी को। उन्हें लगा तोमर बन रहे हैं। उधर प्रहलाद पटेल के लोगों को लगा कि प्रहलाद पटेल बन रहे हैं, उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। तो इन अलग-अलग पॉकेट से बीजेपी को बहुत अच्छा समर्थन मिला और बीजेपी सत्ता में आई। कहीं यही प्लान यहाँ रिप्लिकेट तो नहीं हो रहा है हरियाणा में? क्योंकि विज साहब को तो पिछली बार मंत्रिमंडल में भी नहीं रखा था। इससे भी वो नाराज़ थे कि मैं गृह मंत्री था और सैनी साहब के मंत्रिमंडल में तो मुझे जगह भी नहीं। वो नाराज़ भी थे। फिर उनको समझाया गया। तो विज साहब का एक वलय है, वो 7वीं बार एमएलए लड़ने जा रहे हैं। उनकी एक ताकत है अपने क्षेत्र में और आस-पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यदि वहाँ के आस-पास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये वो बताने में सक्षम हो गए कि मुख्यमंत्री मैं बन सकता हूँ या बनूँगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग भाजपा को इसलिए मतदान करें कि विज साहब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। या राव इंद्रजीत सिंह साहब जो है, वो लगातार ताल ठोक रहे हैं, तो जितने अहिर हैं, वो सब पीछे खड़े हो जाएँगे कि इस बार तो बीजेपी को जितवाना होगा, क्योंकि राव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर सैनी साहब ये कह रहे हैं कि मुझे तो अमित शाह जी ने डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो वो अपने समाज के बहुत सारे वोट बीजेपी में लामाबंद कर रहे हैं। तो ये जो विद्रोह की स्क्रिप्ट है, ये वाक़ई विद्रोह है या एक स्क्रिप्ट दिल्ली से भेजी जा रही है कि आपको मुख्यमंत्री पद का दावा देना है और अपने-अपने कुनबे को बीजेपी के लिए मतदान करने को प्रोत्साहित करना है, ताकि कुछ सीटें आपसे, कुछ सीटें सब दूर से भी सीटें आएगी, तो भाजपा के लिए सरकार बनाना सुविधाजनक होगा। क्योंकि भाजपा हमने देखा कि रणनीति में सीधे चुनाव लड़ने के बजाय 2014 से जो भाजपा में बदलाव आया बहुत बड़ा, वो सीधा चुनाव लड़ने के बजाय चुनाव में बहुत सारी फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले चुनाव में एजेंसियों का उपयोग होता है। विपक्षी दलों के बड़े-बड़े नेताओं को बीजेपी के लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में भेज के भाजपाई बनाया जाता है। उसके बाद जो
विपक्षी दल है उनका वोट कौन काट सकता है, ऐसे छोटे दलों को प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद विपक्ष के बड़े दल के जो नेता हैं, उनको डिस्क्रेडिट यानी उनके खिलाफ बहुत सारी केसेस करके उनको जेल डालने का प्रयास करें, ताकि वो चुनाव से दूर रहें और अपना फ़ायदा हो। ये तमाम जुगाड़ के बाद फिर अपने यहाँ इतने दावेदार करो कि हर कुनबे में लोग बीजेपी के साथ हो जाएँ और फिर एंड में दिल्ली के आका जिसको चाहे उसको मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन उसके बाद जनता भले ही ठगी महसूस हो जाए, लेकिन उसकी चिंता कौन करता है? ये सारे जो है वहाँ खुल चुके हैं अ, जो म हरियाणा में। हरियाणा में विरोधी पार्टी के जो जजपा के कितने नेता हैं, करीब-करीब 30 नेता हैं, जिनको टिकट दिया गया हरियाणा में बीजेपी ने। दूसरी तरफ कांग्रेस के सबसे कद्दार नेता जो हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ लगातार चार्जशीट फाइल होती है, केस फाइल होते हैं। यदि वो चुनाव के बीच में जेल भी जाएँगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। उसके बाद जो लगातार गठबंधन जो दिखाई देता है, चंद्रशेखर और चौटाला का एक कुनबा, यानी जाट और दलित वोट, दूसरी तरफ से मायावती जी और चौटाला का दूसरा कुनबा, वहाँ पे भी जाट और दलित वोट। यदि इनको कांग्रेस से अलग किया जाए, तो बीजेपी का मतलब उनकी कांग्रेस के मतदान यदि कम हो जाए, कांग्रेस की गिनती कम हो जाए वोटों की, तो बीजेपी अपने आप को जिता पाएगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी को पूरे 60 सीटों पे, ये भी उसी का एक प्रकार है। उसके बाद ये एक नया जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो यही प्रयास कर रहे हैं, कि इतने दावेदार खड़े कर दो मुख्यमंत्री पद के, कि हर आदमी अपने जाति के वोट लेके बीजेपी के साथ आ जाए। बाद में केंद्र तय करेगा कि किसका मुख्यमंत्री बनना है और किसका नहीं। ये जो विद्रोह है, मैं इसको विद्रोह नहीं देखता, क्योंकि यदि विद्रोह होता तो टिकट ही नहीं मिलते। टिकट मिलने के बाद यदि ये क्लेम करते हैं, तो ये स्क्रिप्ट है और ये स्क्रिप्ट दिल्ली से आई है। तो मतदाताओं से स्क्रिप्ट से सावधान रहना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि 20 साहब बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री वही होंगे। 20 साहब की तो बेचारों की औकात हो गई थी कि वो मंत्री भी नहीं बन पाए। राव इंद्रजीत सिंह कितनी ताकत रखते हैं ये सबको पता है। वो अपने आप को कैबिनेट बनना चाहते थे। इतने सीनियर होने के बाद भी उनसे जूनियर लोग कैबिनेट बन गए, लेकिन वो केंद्र में कैबिनेट भी नहीं बन पाया। वो कहाँ से मुख्यमंत्री? लेकिन कम से कम हवा तो बना सकते हैं जिससे पार्टी को फ़ायदा होगा। कुल मिला के एक-एक एक एक चुनाव लड़ने का एक टूल है। उसी टूल किट का हिस्सा मैं इन तमाम वक्तव्यों को जब एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।